आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमती कृष्णा हटीसी की एक रचना पढ़ने वाले हैं, मेरा भाई जवाहर। तो श्रीमती कृष्णा हटी का पूरा नाम है कृष्णा नेहरू हटीसी। वे भारतीय लेखिका और जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी। इनकी कुछ पुस्तकें जैसे शैडो ऑन द वॉल, द स्टोरी ऑफ गांधी जी आदि प्रमुख है। वह जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी और उनकी एक रचना है मेरा भाई जवाहर। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तारीख 20 अगस्त थी और सवेरे का समय। जो ही जवाहर को लेकर विमान चीन के लिए उड़ा, मैं सुदूर पूर्व में उसकी क्रमशः धुंधली होती जाने वाली रेखा को देखती हुई अधीर हो उठी। निंदान गहरी चिंता से भरा हुआ हृदय लेकर मैं हवाई अड्डे से वापस हुई। न मेरी बहन को, न मुझे और न हम लोगों के मित्रों को यह बात पसंद थी कि जवाहर ऐसे समय चीन जाए जब वहाँ घोर युद्ध मचा हुआ हो। किंतु जब हमने उनसे इस संबंध में चिंता प्रकट की तो जवाहर ने इसका जवाब दिया, तुम सबका हृदय तो अब बूढ़ों जैसा होता जा रहा है। मैं मोटर गाड़ी में बैठी हुई विचारमग्न हो रही थी। मेरे मन में उन दिनों का स्मरण हो आया जब मैं छोटी थी और जब पहली बार मैंने अपने इस भाई को देखा था। मेरे पिता बड़े गर्व और प्रेम से उनकी चर्चा करते, पर मैं उन्हें तब तक नहीं जानती थी। जब मैं पैदा हुई तब वे इंग्लैंड में थे। यद्यपि सभी छुट्टियों में वे एकाध बार भारत में आए थे, पर निरी बालिका होने के कारण मुझे उनकी कोई याद नहीं रह गई थी। उनके मिलने की मेरी सबसे पहली स्मृति उस समय की है जब वे सन 1912 में भारत आए थे। उस समय हम लोग मसूरी में थे। उनके आगमन की तिथि जो निकट आती गई, त्यों तो उनके स्वागत की तैयारी भी अधिक तेजी से होने लगी। निदान वह दिन भी आ गया। मेरी दुबली पतली माता की खुशी का आज ठिकाना न था। वे बार बार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती और नीचे उतरती, यह देखने के लिए कि उनकी आंखों के तारे जवाहर के स्वागत की संपूर्ण तैयारी पूरी हो गई है या नहीं। प्रेम की ज्योति से प्रदीप्त उस समय का उनका चेहरा आज भी मुझे याद है। उनका वह प्रेम भाव देखकर मैं हैरान थी और सच कहूँ कि मेरे हृदय में इस अपरिचित भाई के प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या भी उत्पन्न हो गई थी। सारा परिवार एक अभूतपूर्व उमंग में था। मुझे स्मरण है कि उस दिन मैं किसी तरह अकेलेपन का अनुभव कर रही थी। कोई मुझे पूछता तक नहीं था। मैं बाग में अकेली खेल रही थी कि मेरे कानों में घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने पिताजी तथा अन्य मित्रों के साथ एक युवक को घोड़े पर चढ़े हुए मकान के समीप पहुंचते देखा। एकाक सारे घर में जोरों की चहल पहल शुरू हो गई। मैं उदास मुंह लिए घर में घुसी, पर यह समझने के पहले ही कि क्या बात हुई है, उस युवक ने मुझे गोद में उठा लिया और पवित्र भाद्र प्रेम के चुंबनों से मेरा मुंह लाल कर दिया। मुझे यह बात पसंद नहीं आई और मैंने अपना भाव प्रकट करते हुए बाल प्रवृत्ति से दोनों गाल पोंछ डाले। ऐसा था मेरे उस भाई का प्रथम दर्शन। इस तरह समय बीतता गया। जब मैं 12-13 की हुई तब एक दिन जवाहर ने मुझे गणित सिखा देने की इच्छा प्रकट की। मुझे यह बात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुपचाप उसे मान लेने के लिए बाध्य थी। तो मित्रों, ये वाक्य नोट कर लीजिएगा कि जब मैं 12-13 की हुई
तब एक दिन जवाहर ने मुझे गणित सिखा देने की इच्छा प्रकट की। ये तुम्हें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पहले दिन की पढ़ाई बहुत सी सफल रही और मुझे भी उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनके पढ़ने का ढंग अत्यंत आकर्षक और आहत आहतकारी था। अब मैं प्रतिदिन उनके पढ़ने की उत्साह रहने लगी। इसी तरह कुछ समय बीत गया, पर एक दिन कुछ गलती हो गई। भाई साहब बहुत बिगड़ गए और क्रोध में उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाकर दूर फेंक दी। मैं तो अवाक रह गई। 2 सेकंड बाद ही उन्होंने दुख प्रकट किया। अब क्या? मेरे हृदय में तो मृत्यु जैसा भय घर कर चुका था। उस दिन से हमारी पढ़ाई इस तरह अचानक बंद हो जाती और फिर फुसलाने या डराने धमकाने पर भी मैं पुनः शुरू करने को तैयार न होती। यद्यपि हम लोग एक ही मकान में साथ साथ रहते थे, पर हम लोग में अभी विशेष स्नेह संबंध सा न था। वे मुझसे 18 वर्ष बड़े थे और वह बहुधा अपने ही कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए मैं उनसे कम ही मिल पाती थी। हाँ, सन 1921 में मुझे उनसे अधिक संपर्क में आने का अवसर मिला, जिसका कारण असहयोग आंदोलन था। मुझे स्कूल छोड़कर घर पर पढ़ना पड़ा, क्योंकि सब अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया था। स्वभावतः अब मुझे जवाहर को सुनने समझने का अधिक अवसर मिलने लगा। मेरी दिनचर्या अव्यवस्थित रहने लगी। पिता और भाई के पुनः पुनः जेल जाने से घर में व्यवस्थित जीवन संभव ही न था। इधर नियमित रूप से पढ़ाई का जारी रखना भी न बन पड़ा। पिताजी तथा जवाहर से भेंट करने के लिए मैं भी माताजी के साथ भिन्न भिन्न जेल खाने में जाया करती। मतलब वो लोग बहुत सारे धरनों में भाग लेते, आंदोलनों में सहयोग देते, तो उस कारण उन्हें अधिक जेल में जाना पड़ता। शुरू शुरू में इन दिनों को जेल की कोठरी दीवारों के भीतर देखकर, यद्यपि वे स्वेच्छा से ही वह गए थे, मुझे न जाने कैसा लगता था। भेंट के बाद में बहुधा बड़ी उदास हो जाया करती थी, किंतु पिता और भाई को मुस्कुराते हुए हम लोग का स्वागत करते देखकर धीरे धीरे मेरे हृदय से उदासी की भावना दूर होने लगी। ये दिन मेरे लिए अत्यंत महत्व के हुए करते थे और इन्हीं अवसरों पर मैंने जवाहर के गुणों की परख करना और एक महान व्यक्ति की तरह उनकी प्रशंसा एवं भक्ति करना सीखा। पिताजी को तो मैं अद्वितीय महापुरुष समझती थी, पर जवाहर की तरफ मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। अब मैं उन्हें भी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगी और धीरे धीरे चाहने भी लगी। यद्यपि मन में उनसे थोड़ा डरती थी, क्योंकि उनके उग्र स्वभाव के बारे में अभी तक भूली न थी। क्रमशः यह भय दूर होता गया। वस्तुतः सन 1926 में मैं अपने भाई को जान पाई। वे अपनी पत्नी और पुत्री के साथ जेनेवा के एक बंगले में रहते थे। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए गई। एक छोटी जगह में आपस में हिल-मिल कर रहने से हम लोग एक दूसरे से एक बंधु और साथी हो गए। जवाहरलाल बड़े ही प्रसन्न चित्त बंधु है, जो हमेशा शक्ति और स्फूर्ति से भरे रहते हैं। हम लोग ग्रीष्म विद्यालय में साथ ही व्याख्यान सुनने जाते थे और अन्य विद्यार्थियों की संगति में दूर दूर की यात्रा के लिए भी जाया करते थे। उस समय जवाहर के साथ मैंने जीवन के कुछ आहतपूर्ण दिन बिताए। कभी कभी हम लोग साथ ही पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम, बर्लिन आदि जाते और भाई जवाहर के कारण मुझे भी कितनी ही प्रसिद्ध तथा अनोखे लोगों से भेंट करने का अवसर मिल जाता।
सभी जाति और सभी ढंग के लोगों से मिलने पर मनोरंजन अनुभव होता था, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती थी। भाई जवाहर के प्रति लोगों का स्नेह देखकर मुझे बड़ा गर्व भी होता था। सेवा शुश्रूषा का कार्य भी भाई जवाहर बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। उनमें बड़ा धैर्य, असीम रुद्रता और समझ विद्यमान है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि 2 4 10 दिनों तक ही नहीं, वर्षों अपनी पत्नी अथवा दुर्बल माता की शुश्रूषा के करते रहने पर भी उन्हें न कभी खीज हुई और न वे अधीर हुए। उन्हें घर के बाहर का जीवन बहुत पसंद है। यद्यपि इसका उन्हें अब अधिक अवसर मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। वे सब प्रकार के खेल विशेषकर जोड़े के पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड में वे बर्फ पर चलने के खेल में घंटों गुजार देते थे, पर उनमें एक बड़ा दोष है। वे प्रत्येक आदमी से अपना काम अच्छी तरह से और योग्यतापूर्वक करने की आशा करते हैं, और जो शीघ्र ही कोई खेल या काम करना नहीं सीख सकते, उनसे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। अयोग्यता का यह काम ठिकाने से न करना मेरे भाई की दृष्टि में अक्षम्य अपराध है। स्विट्जरलैंड में मुझे भी इसका अनुभव हुआ। वे मुझे स्केटिंग सिखला रहे थे। ये बात भी नोट कीजिएगा कि स्विट्जरलैंड में वो उसे स्केटिंग सिखला रहे थे, किंतु बर्फ की तह पर फिसलाहट होने के कारण मैं शरीर का ठीक से संतुलन नहीं कर पाती थी। इससे वे खींच उठे। निदान मुझे एक स्विस मित्र से इसे सिखा देने का अनुरोध करना पड़ा, जो मेरे भाई को अच्छी तरह नहीं जानते। उन्हें मैं यह कहते सुना है कि जवाहरलाल राजनीति के सिवा और किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेते। यह बात नहीं है, अन्य बातों की ओर भी उनका ध्यान रहता है। यद्यपि इन सब के लिए उन्होंने यथेष्ट अवसर नहीं मिल पाता। उन्हें विशेष प्रसन्न और संपूर्ण मुद्रा में देखना हो तो छोटे बच्चों के बीच में उन्हें देखिए। बच्चों से उन्हें बड़ा प्रेम है और वे भी उन्हें बहुत चाहने लगे थे। ये भी याद रखना बच्चों की उन्हें बच्चों से बड़ा प्रेम था और वो उन्हें चाहने लगे थे। चाहे कितने ही कार्य व्यस्त हुए रहते हो, पर यदि घर में 1-2 बच्चे भी हो तो उनके साथ खेलने के लिए वे कुछ न कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनके साथ वे स्वयं बच्चे बन जाते हैं। इससे वे उनके अच्छे मित्र साबित होते हैं। इससे उनका भी मन भला हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वे अपनी सब चिंताएं, परेशानियां और उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। यह उनकी विशेषता है कि अत्यधिक कार्यभार से परेशान रहते हुए भी जब कभी उन्हें घर आने का अवसर मिल जाता है, तब वे अपने भाइयों तथा भाइयों आदि से आवश्यक कुछ मिनटों के लिए मिल लेते हैं। तब घर की शांति भंग हो जाती है और लोगों को अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। सारा मकान उनकी उपस्थिति से हरा भरा सा हो उठता है। चाहे वे जेल के भीतर हो या बाहर, देश में हो या विदेश में, अपने परिवारों या मित्रों के जन्मदिन के समय कोई न कोई पत्र या तार आदि द्वारा अपनी शुभकामनाएं अवश्य भेज देते हैं। प्रत्येक का ध्यान रखने की उनकी इस आदत ने ही उन्हें हम सबका इतना प्रिय बना दिया। बड़े भाई होते हुए भी उन्होंने मुझे या मेरी बहन को कभी ऐसा आदेश नहीं दिया जिसे मानना कानून की भांति अनिवार्य हो। हम दोनों के लिए वे केवल
परम प्रिय मित्र तथा साथी के समान रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य पर वे अपने विचार लादने की चेष्टा नहीं करते, किंतु जब कोई इच्छा प्रकट करता है तो वे हर प्रकार से उसकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये थी एक रचना श्रीमती कृष्ण हटी सिंह की। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।